नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम यूपीपीसीएस को ध्यान में रखते हुए अपनी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे थे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को क्लास 9th से पढ़ना स्टार्ट किया था। अभी वर्तमान में हम क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक को कवर कर रहे हैं। यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस और होनी है, 2 से 3 क्लासेस और होनी है और इसी के साथ में आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी यहाँ से कंप्लीट होती है, हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से लेकर के 12 तक सारी की सारी वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो अपना सपोर्ट बनाए रखना है, अपना सहयोग बनाए रखना है, इस चैनल के साथ में जुड़े रहना है। आज का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ। इसमें हम बैंक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई क्या होती है, किस तरीके से ये मौद्रिक नीति का संचालन करती है, आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं। इसके साथ में आपका रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक होती क्या है, बैंक को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों से या उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करने का काम करती है। बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जो भी उसके ग्राहक हैं, जो भी उसके कस्टमर हैं, उनके चेकों का भुगतान करना। इसके साथ साथ उस धन की रक्षा करना जिस धन को ग्राहकों के द्वारा स्वयं उपयोग न करते हुए बैंकों में जमा करा दिया गया है। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? इस अधिनियम के अनुसार बैंकिंग को एक कंपनी की तरह देखा जाता है, बैंक संस्था को एक कंपनी की तरह देखा जाता है और ये कहा जाता है कि बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो बैंकिंग का क्या करती है? व्यवसाय करती है। बैंकिंग का क्या करती है? व्यवसाय करती है। बैंकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये कैटेगरी कौन कौन सी होती है, इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक जिनको आप कहते हैं। तो ये व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? ये अल्पकालीन ऋण देते हैं, कम समय के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं। जनरल बैंकिंग जो होती है, जैसे धन जमा करना, धन निकालना, ऋण देना, चेकों को इकट्ठा करना, चेकों का संग्रहण करना, ये जनरली काम किसके होते हैं? आपके व्यापारिक बैंकों के होते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक। ये क्या करते हैं? जनरली इनके द्वारा लोगों को ऋण नहीं दिया जाता है, ठीक है? जो भी हमारी लोग होते हैं, जो भी सामान्य व्यक्ति होता है, उसको ऋण नहीं दिया जाता है। इसके द्वारा उद्योगों को ऋण दिए जाते हैं और वे ऋण जो होते हैं उनकी प्रकृति अल्पकालीन नहीं होती है, या तो मध्यकालीन होती है या दीर्घकालीन होती है। मतलब कम समय के लिए ऋण नहीं दिया जाता, क्योंकि आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जब भी उद्योगों को ऋण दिया जाएगा तो उस ऋण की मात्रा कोई छोटी-मोटी रकम नहीं होगी, एक बड़ी रकम जो है औद्योगिक बैंकों के द्वारा उद्योगों को दी जाती है। तो ये लंबे समय के लिए दिए जाते हैं, जिसको आप मध्यकालीन या दीर्घकालीन ऋण की कह सकते हैं कैटेगरी में रख सकते हैं। इन ऋणों की पूर्ति हेतु औद्योगिक बैंकों द्वारा जो है उद्योगों को क्या प्रदान किया जाता है? ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे ही कुछ इंडस्ट्रियल बैंक के उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आईडीबीआई, एक्सिम बैंक। आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक यानी इसको बोलते हैं हम आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये औद्योगिक बैंक की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है आपका एग्रीकल्चरल बैंक, कृषि बैंक। ये जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था करने का इसका काम होता है। जैसे आपका खाद की आवश्यकता हो, बीज की आवश्यकता हो, हल, वैसे हल वल तो अब चलते नहीं है, हल की जगह पे आप ये मान सकते हैं जो भी कृषि उपकरण होते हैं उनकी व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, कृषि से जुड़ी हुई जो भी आगतें होती हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा उधार दिया जाता है वो कृषि बैंकों के द्वारा दिया जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है आपका नाबार्ड, ठीक है? नाबार्ड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद में आते हैं आपके सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिनको कहते हैं। सहकारी बैंक का मतलब क्या है? ये एक छोटे वित्तीय संस्थान होते हैं जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को, छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, छोटे-छोटे काम जो होते हैं, उनको ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ था, वो आप याद रखेंगे 1904 से स्टार्ट हुआ था।
भूमि बंधन बैंक, देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ठीक है। पहली चीज़, एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दी हैं ताकि आपको बार बार चीज़ों को टटोलने की आवश्यकता ना पड़े। भूमि बंधन बैंक ये कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋण देती है, लंबे समय के लिए, मतलब कृषि से जुड़ा हुआ ऋण प्रोवाइड करती है भूमि बंधन बैंक, लेकिन दीर्घकाल के लिए देती है। भारत में इसका नया नाम क्या है? भूमि विकास बैंक के नाम से भी आप इसको जानते हैं और इसका नाम भी आपने सुना ही होगा। विनिमय बैंक होते हैं, ये विदेशी मुद्रा के लेन देन करने का काम करते हैं, जैसे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में क्या करना, चेंज करना, बदलना। ये जो बैंक होते हैं भारत में व्यापारिक बैंकों की ही कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि भारत के जो कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है, उन्हीं को विनिमय बैंक भी कहा जाता है। एक होता है आपका केंद्रीय बैंक, जो हमारे देश में क्या है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है यही हमारा केंद्रीय बैंक है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुद्रा का निर्गमन करना, करेंसी का निर्गमन करना। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अब बैंकिंग का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में जो चीज़ें मिलेंगी वो मैंने इसमें लास्ट में रखी हैं। पहले अब बैंकिंग से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, तो क्यों ना उन सारी चीज़ों को एक ही साथ कवर कर दिया जाए। उससे जुड़ी हुई जो स्टैटिक जीके है या स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बैंकिंग का थोड़ा सा इतिहास समझते हैं। स्वतंत्रता से पहले, यानी जब भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था, एक इंपीरियल बैंक काम करता था 1921 के आसपास, ठीक है। ये जो इंपीरियल बैंक था इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, और इससे अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इंपीरियल बैंक से पहले तीन बैंक काम करते थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई। अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, ये किन बैंकों को मर्ज कर करके बनाया गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को आपस में मर्ज करके की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चीज़ आसानी से रिलेट कर पाए होंगे कि तीन बैंक, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो बैंक थीं, उन तीनों को मिलाकर के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण जब इसका हुआ, नेशनलाइजेशन जब इसका हुआ, तो इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के जो अकाउंट्स होंगे, सेविंग अकाउंट्स होंगे, वो एसबीआई में ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्ट्री आपको पता चला। सबसे पहले 1806 में बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1840 में आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, तीनों बैंकों को मर्ज किया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक बना, और 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और इसके बाद में जन्म हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं। भारतीयों द्वारा प्रबंधित मतलब जिसका मैनेजमेंट भारतीय लोगों के द्वारा किया जाता था, वह पहला भारतीय बैंक कौन सा था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, उनकी कंफ्यूजन मैं यहाँ से पहले ही दूर करे दे रहा हूँ। देखिए, ये जो पहला बैंक हम बोल रहे हैं ना, भारतीयों का जो पहला बैंक था, भारतीयों के द्वारा प्रबंधित, जिसका मैनेजमेंट भी भारतीयों के द्वारा किया जाता था, वो था अवध कमर्शियल बैंक। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन था, तो वो था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन ये बैंक जो था पूर्णतः विदेशी था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। लगभग 1770 के आसपास इस बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ये भारत का सबसे पहला बैंक था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीयों द्वारा मैनेज्ड किया जाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक था 1881 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जिसमें विदेशी लोगों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब वो बनाया भी भारतीयों के द्वारा गया था, इसके साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी भारतीयों के द्वारा ही किया जाता था, भारत का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं और इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है, तो इसको समझिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुई। 1959 में स्टेट बैंक के ग्रुप का गठन हुआ था। जैसे 2017 से पहले आपको ये नाम, जैसे आप 2017 से पहले थोड़ी सी भी आपको जानकारी होगी तो आपको ये याद होगा कि स्टेट बैंक के नाम से कई सारे अलग अलग स्थान पर बैंक आपको देखने को मिल जाते थे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसको SBBJ कहते थे। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये स्टेट बैंक का ही ग्रुप था। ये 1959 में गठित हुआ था। फिर क्या हुआ, 2017 में बैंकों का क्या हुआ था, विलय हुआ था, आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैंने मार्क कर रखे हैं, जिन बैंक के सामने स्टार लगा हुआ, ये स्टार आपको दिख रहे होंगे। ये जितने भी स्टार थे, स्टार वाले बैंक थे, इनको 1 अप्रैल 2017 को SBI में विलय कर दिया गया। मतलब चाहे आप बात करें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये स्टार वाले जितने भी बैंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक में ही विलय कर दिया गया। अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था, इसको कब विलय किया गया, इसको 2010 में विलय किया गया था, इससे पहले। और ये वाला जो था स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इसको 2008 में SBI में विलय किया गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी। बात करते हैं बैंकों के पहले राष्ट्रीयकरण के विषय में। बैंकों का पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो पहले तो इसकी डेट आपको याद रखनी है, 19 जुलाई 1969 को। दूसरा फैक्ट यहाँ से ये बनता है कि 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये नंबर भी आप याद रखेंगे। ये 14 बैंक कौन कौन से थे, इनको भी आप देख लें। बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा इलाहाबाद बैंक, और ये आपका UBI बैंक, UCB यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक था, केनरा बैंक था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था, इंडियन बैंक था, इसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक था। ये 14 बैंक थे जिनका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे पूछे जाते हैं और ना प्रीवियस ईयर पेपर्स में कभी पूछे गए हैं। लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये तिथि आपसे कई बार पूछी गई है, और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। फिर हुआ था बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण, ये हुआ था 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, इसमें क्या किया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 6 बैंक जो थे, इनकी कुल जमाएं थी 200 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, 6 बैंक जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो 6 बैंक कौन कौन से हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कॉरपोरेशन बैंक और विजया बैंक। ये 6 बैंक ऐसे बैंक थे जिनकी जमाएं, कुल टोटल इन पर जो पैसा जमा था वो 200 करोड़ से ज़्यादा था। इन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर के कुल बैंक 21, जिसमें से 19 जो थे वो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। एक आपका जो है ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एक है आपका IDBI लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके 21 बैंक हो जाते हैं, ये पब्लिक सेक्टर के बैंक माने जाते हैं। अप्रैल 2018 में देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों को मिलाकर के किस में शामिल कर दिया गया, किस में विलय कर दिया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में। 2019 में पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 2019 से जो घटनाक्रम हुआ है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय किया गया, 4 बैंकों में मर्ज किया गया। जैसे सिंडिकेट बैंक जो होता था पहले, अलग से आपको दिखाई देता था, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया और एक ही नाम इसको दे दिया गया, केनरा बैंक। यानी अब वर्तमान में आपको सिंडिकेट बैंक देखने को नहीं मिलेगा, सिंडिकेट बैंक जो है वो केनरा बैंक में मर्ज हो चुका है। कुल मिलाकर के ये क्या बन गया है, केनरा बैंक बन गया है। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक, इन तीनों को मिलाकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक,
इन दोनों बैंकों का, ओबीसी का यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, इन दोनों को मर्ज करके पीएनबी में शामिल कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक, इन दोनों को जो है मिलाकर के इंडियन बैंक बना दिया गया। या आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक का जो मर्ज था, विलय था, वो किस में कर दिया गया? इंडियन बैंक में कर दिया गया। वर्तमान में सरकारी बैंकों की संख्या है अपने पास 12। ठीक है, हमारे पास सरकारी बैंक कितने हैं? 12 हैं। वो 12 बैंक कौन कौन से हैं? यहाँ से आप उनके नाम देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आपका यूबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। ये 12 बैंक हैं जो कि सरकारी बैंकों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने केंद्रीय बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और किस अधिनियम के तहत? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी अधिकृत पूंजी जो थी, इसमें जो कुल पैसा था वो 5 करोड़ था 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। इसके जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के, उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे, जो कि 1943 से लेकर के 49 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। वर्तमान में कौन गवर्नर हैं आरबीआई के? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो मुंबई में है। और इसके जो रीजनल हेड ऑफिस हैं, स्थानीय मुख्यालय हैं, वो 4 जगहों पर हैं। एक न्यू दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है। ठीक है, आरबीआई का जो प्रबंध होता है, यानी संचालन जो होता है आरबीआई का, उस प्रबंध संचालन समिति में 21 लोग होते हैं। 21 लोगों में कौन कौन होता है? एक तो आपके गवर्नर होते हैं, 4 उप गवर्नर होते हैं, 4 रीजनल गवर्नर होते हैं, जो कि रीजनल मुख्यालय आपने देखे थे न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इनके 4 क्षेत्रीय गवर्नर हो गए। 10 मनोनीत सदस्य होते हैं इसमें, 2 सदस्य सचिव होते हैं जिनका कार्यकाल 4-4 वर्ष का होता है। इस तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर के 21 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? वो है करेंसी नोटों का निर्गमन। ठीक है, जिन नोटों को हम विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। ये किस विधि के आधार पर करेंसी नोटों का निर्गमन करती है? तो इसको बोलते हैं न्यूनतम विधि। ठीक है, न्यूनतम विधि के आधार पर आरबीआई करेंसी नोटों का निर्गमन करता है। ये न्यूनतम विधि क्या होती है? यानी नोटों का निर्गमन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है। भाई मान के चलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है नीचे जा रही है, अर्थव्यवस्था ग्रो नहीं हो रही है, लोग गरीब हैं, तो आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आता होगा, यार ऐसा कर दिया जाए कि नोट छाप दिए जाएं अत्यधिक मात्रा में और नोट छाप करके सभी की गरीबी दूर कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो विधि होती है जिसके आधार पर करेंसी नोटों का निर्गमन किया जाता है, उसके लिए आरबीआई एक कह सकते हैं, आरबीआई पर यह प्रतिबंध है कि वह कुछ एक निश्चित कीमत होती है, जैसे कि मान करके चलिए जो भी वर्तमान में चल रही है 115 करोड़ रुपए कीमत का गोल्ड जो है, और कम से कम 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति आरबीआई को रखना आवश्यक है, और लगभग इसी के आसपास जो है वो करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा कर दिया जाता है। अब जैसे मान करके चलिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में करेंसी नोटों का निर्गमन अगर आरबीआई के द्वारा कर दिया जाए, मतलब आरबीआई के मन में ये आया कि भाई ऐसा करते हैं, चलो सबकी गरीबी दूर कर देते हैं, सभी के पास पैसा होना चाहिए, तो आवश्यकता से अधिक नोट छाप दिए जाएं। तो जब नोट छापे जाएंगे तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी के पास पैसा होगा। यानी आपको जाना है सब्जी खरीदने के लिए आलू वाले के पास में, आलू खरीदने आपको जाना है, तो आप पैसा लेकर के जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से ये समझिए कि जो पैसा लेकर के आप जा रहे हैं आलू खरीदने के लिए, उस आलू वाले के पास भी तो पैसा है पहले से, क्योंकि आरबीआई ने सबको पैसा दे रखा है पहले से ही, भर भर के सबको बोरा भर भर के पैसा दिया है। तो क्या वो आपको आपके पैसे के बदले में आलू दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि आपके उस पैसे की उसको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बोरा भर के नोट पड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि इस तरीके से नोट छापने से जो है प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, प्रैक्टिकली गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हमारी अर्थव्यवस्था को ग्रो नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला काम है करेंसी नोटों का निर्गमन न्यूनतम विधि के आधार पर। दूसरा काम है केंद्रीय और राज्य सरकारों के जो बैंकर होते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है, उसकी तरह यानी आर्थिक और वित्तीय सलाहकार के रूप में जो है ये आरबीआई काम करती है। एक तरह से ये केंद्र सरकार का एक बैंकर है, केंद्र सरकार का एक एजेंट है, केंद्र सरकार को आर्थिक और वित्तीय सलाह भी जो है आरबीआई के द्वारा दी जाती है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है।
ठीक है। इसके अलावा ये फॉरेन एक्सचेंज पर कंट्रोल करता है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करता है। अब ये मत पूछिएगा कि विदेशी विनिमय क्या होता है, बता चुका हूँ पहले से ही, ठीक है। विदेशी विनिमय के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कृषि वित्त व्यवस्था, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी यह कंट्रोल करता है, जैसे नाबार्ड की जो गतिविधियां होती हैं वो भी जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। नाबार्ड आरबीआई से कृषि वित्त संबंधी जो है कार्य ले लिया, कृषि से जुड़ा हुआ जो कार्य है स्पेशली वो नाबार्ड ने आरबीआई से ले लिया है। साख का नियंत्रण करता है। तो ये प्रमुख कार्य हैं किसके, आरबीआई के। अब यहाँ से विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन में आरबीआई के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा बाजार जो होता है आपका, मनी मार्केट जो होता है, उस पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण लगाना, जैसे कि बैंक ग्राहकों को कितना लोन देंगे, बैंकों को अपने पास कितना पैसा रखना आवश्यक है, जैसे अभी हम आगे चल कर के इसी में बात करेंगे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ठीक है। तो जो मुद्रा बाजार होता है ना, तो उस पर एक प्रतिबंधात्मक नियंत्रण लगाने का काम आरबीआई करता है, ताकि हमारी मौद्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से काम करती रहे। बचतों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराने का काम भी आरबीआई का है। और इसके अलावा लोगों में बैंकिंग की आदत को बढ़ाने के लिए, लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास करने के लिए प्रयास करना, ये भी आरबीआई का काम है। और इसी के तहत में एक बहुत अच्छी पहल जो है चलाई गई थी 1964 में, जब यूटीआई की स्थापना हुई थी। लोगों में बैंकिंग की आदत को बढ़ाने के लिए यूटीआई की स्थापना हुई थी, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1964 में। आरबीआई ने 14 जून 1995 को बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भी लागू की थी। ये फैक्ट भी आपको यहां से याद रखना है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बैंकिंग से रिलेटेड है और जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको चीज़ों को समझना है, आपको बजट का अध्ययन करना है, या आपको इकोनॉमिक सर्वे को समझना है, ठीक है, या बैंकिंग की जो भी गतिविधियां वर्तमान समय में संचालित होती रहती हैं उन सभी को समझना है, तो ये टर्म आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में, बैंक दर के बारे में। तो बैंक दर क्या होती है? ये एक ऐसी दर होती है जिस दर पर आरबीआई जो है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अन्य बैंकों को दीर्घावधिक ऋण देता है, लंबे समय के लिए पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, आप भी तो पैसे की आवश्यकता आपको भी होती है, तो आप लोन लेने कहाँ से जाते हैं? आप आरबीआई के पास तो लोन लेने जाएंगे नहीं, आप बैंकों के पास जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बैंकों को भी पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो बैंक किसके पास जाएंगे पैसा लेने के लिए? वो आरबीआई के पास जाएंगे। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई उन बैंकों को पैसा देता है, ऋण देता है, दीर्घावधिक ऋण देता है, ठीक है, लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कराता है, तो जो दर होती है जिस पर वो लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको हम बैंक रेट कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। मान करके चलिए कि जो भी मार्केट है, मार्केट में मुद्रा का प्रसार हो रहा है, तो आरबीआई क्या कर देता है? बैंक रेट में वृद्धि कर देता है। बैंक रेट में वृद्धि का मतलब, जैसे आरबीआई बैंक रेट में वृद्धि करेगा, तो इसका मतलब है कि जो बैंक, अन्य बैंक जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, तो उस रेट में वृद्धि हो जाएगी, तो वो कम पैसा आरबीआई से लेंगे, तो उनके पास भी कम पैसा होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब मार्केट में मुद्रा बहुत तेजी से फैल रही है, अत्यधिक पैसा मार्केट में जो है कह सकते हैं फ्लो हो गया है, पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया है मार्केट में, तो उस पैसे के फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई अपने बैंक रेट में वृद्धि कर देता है। और आरबीआई अपने बैंक रेट में वृद्धि करता है तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बैंकों की पूंजी पर। बैंकों के पास में पूंजी कम हो जाती है, और जब बैंकों के पास में पूंजी कम हो जाएगी तो वो कम लोन देने में सक्षम होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा लोन नहीं दे सकेंगे ग्राहकों को, जिससे जो पैसे का अत्यधिक प्रसार हो रहा है, मनी का ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उस पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे थे मुद्रा के प्रसार के बारे में, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो गया साहब? मुद्रा का संकुचन हो गया, पैसा ही नहीं है मार्केट में, कहीं पर भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, पैसे का फ्लो जो है मार्केट में कम हो गया। तो क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई बैंक रेट में कमी कर देगी। बैंक रेट में कमी अगर आरबीआई करेगी तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे, वो ज़्यादा पैसा आरबीआई से ले लेंगे। और जब बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे पाएंगे। और जब बैंक लोगों को ज़्यादा पैसा दे पाएंगे तो पैसे का फ्लो जो है मार्केट में होने लग जाएगा, क्योंकि लोग जो पैसा ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं? वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब मान के चलिए आपको गाड़ी की आवश्यकता है, आपको बाइक की आवश्यकता है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? लोन लेने जाएंगे बैंक से। आप बैंक से लोन लेने गए और उधर से मुद्रा का संकुचन जो है हो गया है मार्केट में, मार्केट में पैसा नहीं है, पैसे का फ्लो जो है वो कम हो गया है, तो क्या करा है आरबीआई ने? अपनी बैंक रेट जो है वो कम कर दी है। बैंकों के पास भी पर्याप्त पैसा है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगी। जब आपको बैंक लोन दे देगी
मिलेगी तो आप उस पैसे को लेकर के मार्केट में जाएंगे, अपनी कार खरीद करके लाएंगे, अपनी बाइक खरीद करके लाएंगे, जो भी सामान आप चाहेंगे वो खरीद करके लाएंगे। तो आपके द्वारा पैसा मार्केट में दिया जाएगा, इसी तरीके से अन्य लोगों के द्वारा भी मार्केट में पैसा दिया जाएगा। तो इससे मार्केट में पैसे का क्या हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मुद्रा का प्रसार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक दर आपको यहाँ से समझ में आ गई। रेपो रेट बात करते हैं। रेपो रेट क्या होती है, यह एक ऐसी ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को अल्प अवधि का ऋण उपलब्ध कराती है। ठीक है, आरबीआई जो है अपने ग्राहकों को अल्प अवधि का ऋण उपलब्ध कराती है। आरबीआई के ग्राहक कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक। जो बैंक होते हैं वो आरबीआई के ग्राहक होते हैं। तो बैंकों को आरबीआई के द्वारा जिस दर पर ऋण प्रोवाइड किया जाता है, अपने ग्राहकों को जिस रेट पर पैसा दिया जाता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। प्रतिवर्ती रेपो रेट, इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई के ग्राहक यानी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं आरबीआई में अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में ब्याज अर्जित करते हैं, वो होती है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का उल्टा है, जैसे मान करके चलिए रेपो रेट वो रेट है जिस पर बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेकर के आ रहे हैं, और रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से पैसा ले रहा है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो देखो, जब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो वो आरबीआई के पास जा रहे हैं, आरबीआई उन बैंकों को जो पैसा दे रहा है वो रेपो रेट पर दे रहा है। ठीक है, अब मान करके चलिए आरबीआई को अपने पास में पैसा रखना है, ठीक है, या जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो अतिरिक्त धनराशि, उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ पे जमा करना चाहते हैं। भाई जैसे आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसको या तो घर में तो रख के बैठेंगे नहीं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए तो आप सीधा सीधा उसको कहाँ डाल देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो आपको बैंक के द्वारा कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से आप उसको बैंक में रखना पसंद करेंगे। इसी तरीके से बैंकों के पास भी जब अतिरिक्त पैसा हो जाता है तो वो भी उसको बैंक में रखना पसंद करते हैं। उनके लिए बैंक क्या है, आरबीआई है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं जब उनके पास में अतिरिक्त धनराशि होती है वो उसको कहाँ जमा करते हैं, आरबीआई में जमा करते हैं। और जिस तरीके से सामान्य बैंकों के द्वारा आपके जमा पैसे पर आपको ब्याज दिया जाता है, उसी तरीके से वाणिज्यिक बैंक जो अपना पैसा आरबीआई में जमा करते हैं, आरबीआई उनको उनके जमा पैसे पर क्या देती है, ब्याज देती है। ठीक, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही जो है सालाना संयोजित होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर इसको कहते हैं। भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ परसेंटेज भारतीय रिजर्व बैंक के पास में नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। ये परसेंटेज ही क्या कहलाता है, सीआरआर कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान करके चलिए आप कुछ पैसा कमाते हैं, आपके घर का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कुछ पैसा कमाते हैं और आपके पास मान करके चलिए आप मंथली 50,000 रुपये लेकर के आते हैं कहीं से। तो आपके जो फादर होंगे, पिताजी होंगे, वो जनरली आपसे क्या कहेंगे कि बेटा ये 50,000 रुपये तूने अपने पास रखे हैं, ऐसा कर इसमें से कुछ पैसे घर पे रख दे, इमरजेंसी में कभी कभार काम आ जाएंगे। तो आप उसमें से निकाल करके चलो ठीक है 20,000 रुपये पिताजी आप रख लो, 30,000 रुपये से मैं बाकी के सारे काम है वो करता रहूँगा। तो आपने वो 20,000 वहाँ पे रख दिए, कहाँ पर रख दिए, अपने पिताजी के पास रख दिए। पिताजी के पास रख दिए, जब भी इमरजेंसी होगी या आपका जब 30,000 रुपये जो आपके पास था वो समाप्त हो जाएगा और आपको अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, तो आप उस 20,000 रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आरबीआई ये गाइड करता है बैंकों को कि भाई आप ऐसा करो, जो कुछ पैसा है आपके पास में उसका कुछ परसेंटेज, उस पैसे का कुछ हिस्सा, उस पैसे का कुछ भाग आप आरबीआई में जमा करो, यहाँ रिजर्व बैंक में जमा करो, नकदी के रूप में बनाए रखो, ताकि कुछ ऐसी सिचुएशन आए कि लोगों को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता हो, ठीक है, और आपके पास पैसा नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पैसा जो है वो यूज़ किया जा सके। ये पैसा जो आप सीआरआर के रूप में आरबीआई में जमा करो, ये पैसा जो है उसके काम में आ सके। तो भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का, जैसे बैंक में मान के चलिए 100 रुपये हैं, बैंक में 100 रुपये हैं और बैंक ने, आरबीआई ने ये बोल दिया कि भाई इस 100 रुपये का 10% आपको जो है सीआरआर के रूप में जो है आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। तो वो जो 10% है वही क्या है, सीआरआर है। ठीक है, वो 10% जो है नकदी के रूप में आरबीआई के पास में जमा करना होता है बैंकों को, जो कि निश्चित रूप से नकदी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये परसेंटेज ही जो है सीआरआर कहलाता है। ठीक है, साख मुद्रा में आरबीआई को अगर वृद्धि करनी हो तो वो सीआरआर में कमी कर देता है, और साख मुद्रा में अगर कमी करनी हो आरबीआई को तो वो सीआरआर में वृद्धि कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि कर देता है। इसके बाद में आता है आपका सांविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, इसको एसएलआर बोलते हैं। व्यापारिक बैंक जितने भी होते हैं, व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में, ठीक है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है, या नगद के रूप में हो सकता है, वो अपने पास रखना पड़ता है। देखिए सीआरआर में पैसा जो है, एक पैसे की एक निश्चित मात्रा आरबीआई के पास जमा करके रखनी होती है।
ठीक है। और एसएलआर जो होती है उसमें एक निश्चित मात्रा जो है पैसे की वो बैंक को अपने पास रखनी ही रखनी है, मतलब वो बचा के ही रखना है। जैसे मान करके चलिए सीएलआर जो एसएलआर है आपका 20% है, आपके बैंक में जो बैंक है, बैंक की कुल जमा राशि 100 रुपये है और एसएलआर की रेट जो है निश्चित कर दी गई कि 20% है। तो इसका मतलब है कि जो 100 रुपये बैंक के पास हैं उसमें से वह ग्राहकों को जो लोन देगा या बाहरी लोगों को जो पैसा देगा वो सिर्फ 80 रुपये दे सकता है, उस 20 रुपये को टच नहीं करेगा। वो अपने पास में उसको बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर कोई जैसे अन्य ग्राहक आ गया, कोई दूसरा ग्राहक आ गया जिसका पैसा उस बैंक में जमा है, तो फिर अगर वो सारे 100 के 100 रुपये को पब्लिक में बांट देगा तो बैंक जो है खाली हो जाएगी। और फिर मान करके चलिए कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसको पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा फिर कहाँ से दिया जाएगा। इस वजह से एसएलआर के रूप में कुछ पैसा जो होती है तो वो बैंक को अपने पास, ठीक है, उसका एक निश्चित हिस्सा जो होता है टोटल जमा राशि का, और निश्चित हिस्सा वो अपने पास में बैंक को जो है जमा करके रखना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसएलआर कहते हैं। एक आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, वह दर जिस पर बैंक जो होती है रिजर्व बैंक से प्रतिभूतियों के एवज में, शेयर्स के एवज में ऋण लेते हैं, उसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में ये 9 मई 2011 से लागू है। एक आती है आपकी बेस रेट, ठीक है। बेस रेट एक ऐसी रेट होती है जिस दर के नीचे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसी भी तरह का ऋण नहीं दे सकते। मतलब कम से कम इतनी रेट तो होनी ही चाहिए, जो रेट जिस पर जो है लोगों को ऋण दिया जा रहा है, ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, तो उस एक मतलब एक रेट जो है वो निश्चित कर दी जाती है कि इस रेट से कम रेट पर आप जो है लोगों को ऋण नहीं दे सकते। तो वो मिनिमम जो भी कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है जिस पर लोगों को ऋण दिया जाता है उसको हम बेस रेट कह सकते हैं। इसका पहला नाम था, इसको पहले पीएलआर के नाम से जाना जाता था, प्राइम लैंडिंग रेट के नाम से जाना जाता था। ये 2010 से लागू की गई थी आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, जिसको आप कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, जैसे बैंक किसी व्यक्ति को कोई ऋण देती है, उस ऋण पर एक ब्याज भी जो है चलता रहता है निरंतर। जैसे आप लोन लेते हैं किसी बैंक से तो आप उस लोन पर ब्याज भी देते हैं बैंक को, ठीक है। तो ऋण और ब्याज, ऋण और उस पर दिया जाने वाला ब्याज गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति बन जाता है। कब बन जाता है, यदि उस ऋण का 180 दिन तक भुगतान नहीं किया जाता, या फिर उस ऋण पर दिया जाने वाला जो ब्याज है उसका भुगतान 365 दिन तक नहीं किया जाता। तो ये जो ऋण और देय ब्याज है इसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां, ठीक है। इसके बाद में आता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी। कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी इन्वेस्टमेंट संस्थाएं जिनका प्रमुख व्यवसाय किसी भी योजना के अंतर्गत जमा को स्वीकार करना या लोगों को ऋण देना, उधार देना है, वे सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लेकिन करेंसी नोटों के अलावा हमारे प्रचलन में कुछ सिक्के भी आते हैं, ठीक है। तो सिक्के आप याद रखेंगे, ये सिक्के जो हैं ये आरबीआई के द्वारा निर्गमित नहीं किए जाते हैं। सिक्कों का निर्गमन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अब करेंसी नोट की छापने की अलग अलग जो हैं संस्थाएं हैं, प्रेसेस हैं, ठीक है। तो करेंसी नोट प्रेस जो कि नासिक की नोट प्रेस है, वहाँ पर 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोटों की छपाई होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के देवास में भी एक बैंक नोट प्रेस है। एक है आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये करेंसी नोट नहीं बनाती है, लेकिन करेंसी नोट के लिए जिस कागज़ का यूज होता है उस कागज़ का प्रोडक्शन करती है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, याद रखेंगे। मैसूर और शाहबनी, जो कि आपका जो शाहबनी जो है ये वेस्ट बंगाल में है, इसमें आरबीआई के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। इसके बाद में आती है आपकी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में। ये क्या करती है, दक्षिणी राज्यों के लिए, साउथ जो आपके स्टेट्स हैं उनके लिए डाक लेखन सामग्री का जो है संपादन करती है। इसके अलावा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक जो है, इसका प्रमुख कार्य है जो भी आपके पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, डाक खाने होते हैं, उन डाक खानों की स्टेशनरी को छापना। इसके अलावा डाक टिकटों की छपाई, आरबीआई और एसबीआई के जितने भी चेक्स होते हैं, जो एसबीआई के द्वारा आपको चेक दिए जाते हैं यूज करने के लिए, उन चेक्स की छपाई भी जो है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के द्वारा होती है। राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में
छापी जाती हैं। भारत की टकसालें, टकसाल क्या होती है? जहाँ पर सिक्कों की ढलाई का काम होता है। प्रमुख रूप से 4 टकसालें हैं हमारी, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 आप याद रखेंगे नाम, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। इसमें से प्रमुख रूप से कोलकाता और मुंबई की जो टकसालें हैं, ये सिक्कों के साथ-साथ में मेडल्स भी जो है ढलाई का काम करती हैं, मेडल्स की ढलाई का भी काम करती हैं। जो मेडल वगैरह दिए जाते हैं ना खिलाड़ियों वगैरह को, या जो भी विजेता होते हैं किसी भी प्रतिस्पर्धा के, उनको जो मेडल दिए जाते हैं उनकी ढलाई का काम भी जो है कोलकाता और मुंबई की टकसालों के द्वारा किया जाता है, सिक्कों के साथ साथ। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों में सर्वाधिक ब्रांच जो हैं वो किसकी हैं? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी की, इसके अलावा एचएसबीसी, ये 2 बैंक ऐसी हैं, विदेशी बैंक हैं जिनकी सर्वाधिक ब्रांचेस जो हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर कीजिएगा। इसके बाद में 2-3 वीडियो और बची हैं एनसीईआरटी की, और इसी के साथ में आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्लास खत्म होने के बाद में अपना रिव्यू, फीडबैक, रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।